तो मेरा नमस्कार है। आप सभी का हमारे चैनल लाइफ सक्सेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस क्लास में अपभ्रंश से संबंधित रचना एवं रचनाकारों का वर्णन करने वाले हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इस क्लास से कम 2 नंबर पक्के हैं, इसलिए क्लास में अंत तक बने रहें। अगर आपको यह क्लास पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और ऐसे ही निरंतर प्रैक्टिस करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देर न करते हुए हम शुरू करते हैं। यह रचना है दोहा कोश। यह किसकी है? दोहा कोश जो है वो किसकी रचना मानी गई है? दोहा कोश जो है वो सरहपाद की रचना मानी जाती है। सरहपाद जो है वो 8वीं सदी के कवि माने जाते हैं। सरहपाद को सरोज, रूह, वज्र आदि नाम से भी जाना जाता है और इसमें दोहा कोश में आचरण की पवित्रता, धार्मिक सिद्धांत, बाहरी आडंबरों का विरोध वर्णित किया गया है। नंबर 2 देखते हैं परमचरयु। तो परमचरयु जो है वो स्वयंभू के द्वारा रचित रचना है, जो कि स्वयंभू भी 8वीं सदी के कवि माने जाते हैं। किसकी है? परमचरयु जो है वो स्वयंभू के द्वारा रचित है। स्वयंभू जो है वो 8वीं सदी के कवि माने जाते हैं। परमचरयु में 5 कांड माने जाते हैं। कितने हैं? परमचरयु में 5 कांड हैं और 83 संधियों वाला अपभ्रंश का यह पहला महाकाव्य है। और परमचरयु में राम कथा का वर्णन किया गया है और इसमें राम, सीता, जनक आदि को जैन धर्म में दीक्षा लेते हुए दर्शाया गया है। किसे? राम, सीता, जनक आदि को इसमें इन्होंने जैन धर्म में दीक्षा लेते हुए दर्शाया गया है। नंबर 3 देखते हैं ऋठमेचरयु। ऋठमेचरयु जो है यह भी स्वयंभू के द्वारा रचित रचना मानी जाती है। स्वयंभू जो है वो 8वीं सदी के कवि माने जाते हैं। तो ऋठमेचरयु में यह जैन धर्म का उत्तर पुराण ग्रंथ माना जाता है। इसमें 22वें तीर्थकर अरिष्टनेमि तथा कौरव पांडवों की कथा का वर्णन किया गया है। नंबर 4 देखते हैं स्वयंभू छंद। स्वयंभू छंद जो है यह भी स्वयंभू के द्वारा रचित रचना मानी जाती है। किसके द्वारा? स्वयंभू छंद भी स्वयंभू के द्वारा रचित रचना मानी जाती है। इस ग्रंथ में प्राकृतक और अपभ्रंश के छंदों का उदाहरण सहित विवेचन किया गया है। किसका? स्वयंभू छंद में प्राकृतक और अपभ्रंश के छंदों का उदाहरण सहित विवेचन किया गया है। नंबर 5 देखते हैं कुबेरमाला कथा। कुबेरमाला कथा जो रचना है वो उद्धोतन सूरि के द्वारा रचित मानी जाती है। यह जो है रचना, कुछ रचनाएं ऐसी हैं जो किसी न किसी परीक्षाओं में पूछी जाती है, इसलिए इस क्लास से कम 2-3 नंबर पक्के हैं और यह सभी रचनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो कुबेरमाला कथा जो है वो उद्धोतन सूरि के द्वारा रचित मानी जाती है। उद्धोतन सूरि जो है वो 9वीं सदी के कवि माने जाते हैं। किसके? उद्धोतन सूरि को जो है वो 9वीं सदी का कवि माना जाता है। इस कथा के कुछ प्रसंगों में तत्कालीन बोलचाल की प्रचलित भाषा के सुंदर नमूनों का उल्लेख किया गया है। नंबर 6 देखते हैं महापुराण। महापुराण जो रचना है यह पुष्पदंत के द्वारा
रचित मानी जाती है। पुष्पदंत जो हैं वो 10वीं सदी के कवि माने जाते हैं। किसके? महापुराण जो है पुष्पदंत के द्वारा रचित मानी जाती है। और पुष्पदंत जो है वो पुष्पदंत जो है महापुराण जो है पुष्पदंत के द्वारा रचित मानी जाती है। और पुष्पदंत जो है वो 10वीं सदी के कवि माने जाते हैं। और महापुराण में जैन धर्म की 63 शलाका पुरुषों का जीवन चरित्र का वर्णन किया गया है। किसका? जैन धर्म की 63 शलाका पुरुषों का महापुराण में वर्णन किया गया है। नंबर 7 देखते हैं। नाय कुमार चरयू जसहर चरयू यह रचना भी पुष्पदंत के द्वारा रचित मानी जाती है। नाय कुमार चरयू में नाग कुमार का चरित्र वर्णित है और जसहर चरयू में अहिंसा व्रत अपनाने के लिए प्रेरित करना है। तो यह पुष्पदंत के द्वारा रचित मानी जाती हैं। और पुष्पदंत जो है एक 10वीं सदी के कवि माने जाते हैं। इनसे यह प्रश्न भी बनते हैं कि कौन सा कवि किस सदी का कवि माना जाता है, उन्हें क्रम से लगाइए। इसलिए साथ ही साथ में हम ये बताते चल रहे हैं कि कौन सा कवि जो है वो किस सदी का माना जाता है। नंबर 8 देखते हैं कि भविष्यत कहा जो रचना है वो धनपाल के द्वारा रचित मानी जाती है। धनपाल जो है वो 10वीं सदी के कवि माने जाते हैं। तो भविष्यत कथा जो है यह है अपभ्रंश का प्रथम प्रबंधक काव्य माना जाता है। क्या? भविष्यत कथा जो है यह अपभ्रंश का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। इसके माध्यम से कवि ने बहुविवाह के दुष्म परिणाम और साध्वी तथा कुटिल स्त्री का अंतर दिखाया गया है। नंबर 9 देखते हैं। योगसार जो है वो जोइंदू के द्वारा रचित रचना मानी जाती है। जोइंदू जो है यह 10वीं सदी के कवि माने जाते हैं। यह परमार्थ प्रकाश से छोटी रचना मानी जाती है। इसमें कुल 108 छंद हैं। इसमें आध्यात्मिक विषय का विवेचन किया गया है। किसमें? योगसार में जो है 108 छंदों का वर्णन किया गया है और इसमें आध्यात्मिक विषय का विवेचन किया गया है। नंबर 10 देखते हैं। श्रावकाचार जो है वो देवसेन के द्वारा रचित मानी जाती है, जो कि देवसेन एक 10वीं सदी के कवि माने जाते हैं। यह 250 दोहा छंदों की एक रचना है। इसमें श्रावक धर्म का प्रतिपादन किया गया है। गृहस्थ के कर्तव्यों पर भी विस्तार पूर्वक चर्चा की गई है। नंबर 11 देखते हैं कि पाहुड़ दोहा। नंबर 11 कौन सी है? पाहुड़ दोहा जो है वो राम सिंह के द्वारा रचित रचना मानी जाती है। राम सिंह जो है वो 11वीं सदी के कवि माने जाते हैं। तो पाहुड़ दोहा में धार्मिक सिद्धांतों को पाहुड़ कहते हैं। किसे? पाहुड़ दोहा में धार्मिक सिद्धांतों को पाहुड़ कहते हैं। यह 222 दोहों की एक रचना मानी जाती है। नंबर 12 देखते हैं। दब्ब साहब पयास जो है माइकल धब्बल के द्वारा रचित मानी जाती है। किसके द्वारा? दब्ब साहब पयास जो रचना है वो माइकल धब्बल के द्वारा रचित मानी जाती है। माइकल धब्बल जो हैं वो 11वीं सदी के कवि माने जाते हैं। द्रव्य स्वभाव प्रकाश पहले पुरानी हिंदी में थे, बाद में धार्मिक ग्रंथ होने के कारण प्राकृतिक में गाथाबंद कर दिया गया।
नंबर 13 है हरिवंश पुराण। तो हरिवंश पुराण जो है यह भी माइकल दब्बल के द्वारा रचित मानी जाती है। माइकल दब्बल जो हैं वो 11वीं सदी के कवि माने जाते हैं। तो हरिवंश पुराण में इसमें महाभारत की कथा का वर्णन के साथ साथ जैन धर्म के चरित्र नायकों का भी विवेचन किया गया है। किसका? हरिवंश पुराण में महाभारत के साथ साथ जैन धर्म के पात्रों का भी इसमें विवेचन किया गया है। नंबर 14 देखते हैं करकंडू चरयू जो है यह कनकामरी मुनि के द्वारा रचित मानी जाती है। किसके द्वारा? करकंड चरयू जो है कनका मुनि के द्वारा रचित मानी जाती है। कनका मुनि जो है यह 11वीं सदी के कवि माने जाते हैं। कितने? कनका मुनि जो है करकंडा चरयू कनका मुनि के द्वारा रचित मानी जाती है। कनका मुनि जो है वो एक 11वीं सदी के कवि माने जाते हैं। करकंडू चरित 10 संधियों का प्रबंध महाकाव्य है। कितनी? यह जो है 10 संधियों का एक प्रबंधक महाकाव्य माना जाता है। नंबर 15 देखते हैं पासड़ा हरियू हरि चरयू। पासड़ा चरयू जो है यह पद्म कीर्ति के द्वारा रचित मानी जाती है। किसके द्वारा? पासड़ा चरयू जो है वो पद्म कीर्ति के द्वारा रचित मानी जाती है। इसमें 23वें तीर्थ पार्श्वनाथ का जीवन चरित्र का वर्णन किया गया है। किसमें? पासड़ा चरयू में जो है पद्म सिंह के द्वारा रचित मानी जाती है। यह 11वीं की सदी के कवि हैं और इसमें 23वें तीर्थकर, कौन से? 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ के जीवन का चरित्र वर्णन किया गया है। नंबर 16 देखते हैं शब्दानुशासन। कौन सी? नंबर 16 है शब्दानुशासन जो है वो हेमचंद के द्वारा रचित मानी जाती है। हेमचंद जो है वो 11वीं सदी के कवि माने जाते हैं। किसके? शब्दानुशासन हेमचंद के द्वारा रचित मानी जाती है और हेमचंद जो हैं वो 12वीं सदी के कवि माने जाते हैं। किसके? हेमचंद जो है 12वीं सदी के माने जाते हैं और व्याकरण नियमों के उदाहरण स्वरूप श्रृंगार, नीति, धर्म, प्रेम आदि के विषयक दोहों का इसमें वर्णन किया गया है। नंबर 17 देखते हैं सुलोचना चरयू। सुलोचना चरयू जो है वो देवसेन के द्वारा रचित मानी जाती है। देवसेन जो हैं 12वीं सदी के कवि माने जाते हैं। किसके द्वारा? सुलोचना चरयू देवसेन के द्वारा रचित मानी जाती है। देवसेन जो हैं वो 12वीं सदी के कवि माने जाते हैं। इसमें भरत के प्रधान सेनापति जय कुमार की धर्मपत्नी सुलोचना का जीवन चरित्र का वर्णन किया गया है। नंबर 18 देखते हैं नेमिनाथ रास। नेमिनाथ रास जो है सुमतिगढ़ी के द्वारा रचित मानी जाती है। सुमतिगढ़ी जो है वो 12वीं सदी के कवि माने जाते हैं। किसके? नेमिनाथ रास जो है वो सुमतिगढ़ी के द्वारा रचित मानी जाती है। सुमतिगढ़ी जो है 12वीं सदी के कवि माने जाते हैं। नंबर 19 देखते हैं रेवंतगिरी रास। किसकी? नंबर 19 है रेवंतगिरी रास जो है वो विजयसेन सूरी के द्वारा रचित मानी जाती है। किसके द्वारा? विजयसेन सूरी के द्वारा रचित मानी जाती है। विजयसेन सूरी जो हैं वो 12वीं सदी के कवि माने जाते हैं। इसमें रेवंतगिरी तीर्थ का वर्णन किया गया है। नंबर 12 है संदेश रासक। तो संदेश रासक के जो रचनाकार माने जाते हैं आहाड़मान को माना जाता है। इन्हें अब्दुल रहमान के नाम से भी जाना जाता है और अब्दुल रहमान जो हैं वो 12वीं सदी के कवि माने जाते हैं।
और इसमें 223 छंदों का यह संदेश राशक जो है यह एक बृहद काव्य माना जाता है। इसमें 6 ऋतुओं का वर्णन किया गया है और एक खंड काव्य है। क्या है? संदेश राशक एक खंड काव्य है। इसमें बृहद काव्य का वर्णन किया गया है, 223 छंदों का प्रयोग किया गया है और इसमें 6 ऋतुओं का वर्णन किया गया है। नंबर 21 देखते हैं कि उक्ति व्यक्ति प्रकरण जो है वो दामोदर शर्मा के द्वारा रचित मानी जाती है। किसके द्वारा? युक्ति व्यक्ति प्रकरण जो रचना है वह दामोदर शर्मा के द्वारा रचित मानी जाती है। दामोदर शर्मा जो है एक 12वीं सदी के कवि माने जाते हैं। किसके? दामोदर शर्मा जो है 12वीं सदी के कवि माने जाते हैं। उक्ति व्यक्ति प्रकरण जो है एक व्याकरण ग्रंथ है। इस पुस्तक में काशी की भाषा का रूप पाया जाता है। क्या है? उक्ति व्यक्ति प्रकरण जो है एक व्याकरण ग्रंथ माना जाता है। यह रचना जो है परीक्षा में बहुत पूछी जाती है। नंबर 22 देखते हैं उपदेश रसायन। उपदेश रसायन जो है यह रचना जिनदत्त सूरी के द्वारा रचित मानी जाती है। किसके द्वारा? उपदेश रसायन जो है वो जिनदत्त सूरी के द्वारा रचित मानी जाती है और यह 12वीं सदी में रचित 12वीं सदी के कवि माने जाते हैं। कौन? जिनदत्त सूरी जो है वो एक 12वीं सदी के द्वारा रचित माने जाते हैं। उपदेश रसायन इनकी रचना मानी जाती है। नंबर 23 देखते हैं कि पासडा चरयू। पासडा चरयू है जो है वो श्रीधर के द्वारा रचित मानी जाती है। किसके द्वारा? पासडा चरयू जो है वो श्रीधर के द्वारा रचित मानी जाती है। श्रीधर जो है 12वीं 13वीं सदी के कवि माने जाते हैं। किसके? पासडा चरयू जो है 12वीं 13वीं के कवि माने जाते हैं। इसमें पासडा चरयू में 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ के जीवन का वर्णन किया गया है। नंबर 24 देखते हैं भविष्यत चरयू। भविष्यत चरयू जो है यह श्रीधर के द्वारा रचित मानी एक जो है भविष्यत का है, जो कि इनमें कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है। एक रचना जो है भविष्यत का है जो कि धनपाल के द्वारा रचित है और यह भविष्यत चरयू है जो कि श्रीधर के द्वारा रचित है। ये छोटी छोटी चीज़ें हमें बहुत ही कंफ्यूजन कर देती हैं, जिससे हमारे आते हुए प्रश्न भी गलत हो जाते हैं। तो ध्यान रखें, भविष्यत चरयू जो है श्रीधर की है, भविष्यत का है वो धनपाल जी की रचना मानी गई है। नंबर 25 देखते हैं कि भारतेश्वरी बाहुबली रास। भारतेश्वरी बाहुबली जो रास है वह शालिभद्र सूरी के द्वारा रचित मानी जाती है। शालिभद्र सूरी जो है वो एक 12वीं सदी के कवि माने जाते हैं। इसमें ऋषभपुत्र भरत और उनके छोटे भाई बाहुबली के जीवन संघर्षों का वर्णन किया गया है। किसका? बाहुबली रास में जो है बाहुबली के जीवन संघर्षों का वर्णन किया गया है। नंबर 26 देखते हैं तो चंदन वाला रास। क्या है? चंदन वाला रास जो है वो आसगू के द्वारा रचित मानी जाती है। आसगू जो है 13वीं सदी के कवि माने जाते हैं। किसके द्वारा? चंदन वाला रास जो रचना है वो आसगू के द्वारा रचित मानी जाती है। आसगू जो है 13वीं सदी के कवि माने जाते हैं। चंदन वाला रास जो है यह 35 छंदों का एक लघु खंड काव्य माना जाता है। कितने? 35 छंदों का एक लघु खंड काव्य माना जाता है। चंदन वाला भगवान महावीर से दीक्षा लेकर मोक्ष को प्राप्त
करती है। कौन? चंदनबाला जो है भगवान महावीर से इसमें दीक्षा लेकर मोक्ष को प्राप्त कर लेती है। नंबर 27 देखते हैं स्थूलीभद्र रास। स्थूलीभद्र रास जो है वो जिनदत्त सूरी के द्वारा रचित मानी जाती है। जिनदत्त सूरी जो हैं वो एक 13वीं सदी के कवि माने जाते हैं और स्थूलीभद्र रास में एक वैश्या की कथा का वर्णन किया गया है। नंबर 28 देखते हैं कीर्तिलता। कीर्तिलता जो है यह विद्यापति जी के द्वारा रचित रचना मानी जाती है और विद्यापति जो हैं 14वीं सदी के कवि माने जाते हैं। इसमें राजा कीर्ति सिंह की वीरता, दानशीलता, शौर्य और राजनीतिक कुशलता का वर्णन किया गया है। नंबर 29 देखते हैं वड रत्नाकर जो है वो ज्योतिरीश्वर ठाकुर के द्वारा रचित मानी जाती है। किसके द्वारा? वड रत्नाकर जो है ज्योतिरीश्वर ठाकुर के द्वारा रचित मानी जाती है। ज्योतिरीश्वर ठाकुर जो हैं वो एक 14वीं सदी के कवि माने जाते हैं। किसके? ज्योतिरीश्वर ठाकुर जो हैं एक 14वीं सदी के कवि माने गए हैं। आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं कि जस हर चरयू जो है वो रैदू के द्वारा रचित मानी जाती है। रैदू जो हैं वो एक 15वीं सदी के कवि माने जाते हैं। जस हर चरयू में यशोधरा का जीवन चरित्र का वर्णन किया गया है और रैदू जो हैं वो 15वीं सदी के कवि माने गए हैं। तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी ये क्लास पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और ऐसी ही महत्वपूर्ण रचनाओं, अभ्यास, प्रैक्टिस के साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।